नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी और गबन के मामले में पहली बार पूर्व महामंत्री चंपत राय ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। ट्रस्ट के महामंत्री पद से इस्तीफा स्वीकार किए जाने के एक दिन बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पत्र साझा किया है और इस पूरे मामले पर उनकी विस्तृत प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जैसे ही एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट सामने आएगी, वे हर आरोप और हर सवाल का जवाब देंगे और पूरे सच को सामने रखेंगे। अपने संदेश की शुरुआत चंपत राय ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध चौपाई धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परिखई चारी से की है। इस चौपाई के माध्यम से उन्होंने संकेत दिया है कि कठिन समय ही व्यक्ति के धैर्य, धर्म और मित्रों और रिश्तों की वास्तविक परीक्षा का समय होता है। इसके बाद उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि पिछले 7 जून 2026 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के दान पत्र की गणना के दौरान कथित चोरी और लगातार इसकी चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं और व्यक्तिगत रूप से उन पर कई आरोप लगाए गए हैं जो निराधार आरोप है। चंपत राय ने कहा कि आरोपों के बावजूद भी उन्होंने अब तक मौन बनाए रखा है क्योंकि जांच प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि ट्रस्ट की 6 जुलाई को हुई बैठक में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ये रिपोर्ट सार्वजनिक भी हो चुकी है, जबकि इसे अत्यंत गोपनीय रखा जाना था। उन्होंने कहा कि वे अंतिम रिपोर्ट आने तक कोई सार्वजनिक बहस नहीं करेंगे। उन्होंने लेकिन ये भी बोला है कि वे जांच पूरी होने तक वेट कर रहे हैं और आरोपों और तथ्यों के आधार पर जवाब देंगे और सच्चाई खुद ही सामने लाएंगे। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि लंबे सार्वजनिक जीवन का उन्होंने अपने उल्लेख भी किया है। उन्होंने लिखा कि अक्टूबर 1991 से संगठन के प्रचारक के रूप में उन्होंने उनको अयोध्या का दायित्व मिला था और लगभग 45 वर्षों का उनका सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब की तरह है। उन्होंने कहा कि जहां जहां उन्होंने काम किया वहां पारदर्शिता और संगठन के प्रति समर्पण की उनकी पहचान रही है। अंत में उन्होंने सभी राम भक्तों और शुभचिंतकों को सम्मान पूर्वक अभिवादन भी किया। चंपत राय का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने उनकी ओर से दिए इस्तीफे को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। ट्रस्ट की बैठक में उनके साथ ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा स्वीकार किया गया था। इसके बाद ट्रस्ट ने नए अस्थायी महामंत्री की नियुक्ति होने तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री नियुक्ति करने का जो फैसला लिया है। वहीं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ट्रस्ट के संविधान के अनुसार इस्तीफा दिए जाने के बाद उसे स्वीकार माना जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि विशेष अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को होगी और उम्मीद है कि तब तक एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट भी ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी। अब उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही और आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान की गणना के दौरान कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है। इस मामले के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया था। जांच शुरू होने के बाद कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी सामने आए और राजनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को लेकर काफी बहस भी तेज हुई। लेकिन विपक्षी दलों ने मामले में पारदर्शिता की मांग की, जबकि ट्रस्ट की ओर से यह कहा गया था कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। अब इसी बीच चंपत राय के इस्तीफे की खबर जून के अंतिम सप्ताह में लगातार सामने आ रही है। हालांकि ट्रस्ट ने औपचारिक रूप से 27 जून को पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी है, जबकि 6 जुलाई की बैठक में इसे अंतिम रूप दिया गया है। अब सभी की नजरें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर हैं, क्योंकि उसी आधार पर यह तय होगा कि कथित चोरी के आरोपों में किसकी भूमिका रही है और उस पर क्या कार्रवाई होने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे अधिक चर्चा अंतरिम महामंत्री बनाए गए कृष्ण मोहन को लेकर भी हो रही है। 73 वर्षीय कृष्ण मोहन भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। वे महाराष्ट्र कैडर के आईएफएस अधिकारी भी थे और वर्ष 2012 में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षण के पद से रिटायर हुए थे। सरकारी सेवा में आने से पहले उन्होंने कुछ वर्षों तक परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक के रूप में भी काम किया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मूल निवासी कृष्ण मोहन लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं।
वे जो है नगर संचालक, जिला संचालक, अवध प्रांत जो है संघ संचालक और बाद में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संघ संचालक भी रहे हैं। पिछले वर्ष ट्रस्ट सदस्य कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सदस्य उनको बनाया गया था। उसके बाद कृष्ण मोहन ने ट्रस्ट में शामिल किए जाने पर उनका जो है उन्होंने ये बोला था कि लंबे समय से उनका काम जो है सराहनीय रहा है और सम्मानपूर्वक रहा है। अब इसे भगवान राम की इच्छा मानते हुए उन्होंने बोला है कि अब भगवान राम की इच्छा है कि उन्हें अब नई नियुक्ति की गई है उनकी महासचिव के तौर पर। उन्होंने विश्वास जताया है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका वे निर्वाहक और पूरी जिम्मेदारी के साथ और निष्ठा के साथ उस जिम्मेदारी को पूरी करेंगे। जब उन्होंने अंतरिम महामंत्री उनको बनाया गया है उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि उनको ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यों में काफ़ी बदलाव करेंगे और जिम्मेदारियों को संभालेंगे। जब तक नई स्थायी महामंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक वे ट्रस्ट को पूरी तरीके से संभालने वाले हैं। फिलहाल पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट मानी जा रही है, क्योंकि एक और चंपत राय ने साफ कर दिया है कि वे अंतिम रिपोर्ट आने तक सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत सफाई नहीं देंगे। वही ट्रस्ट भी 22 जुलाई की बैठक का इंतजार कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट, ट्रस्ट की असली बैठक और अगली बैठक और चंपत राय की संभावित प्रक्रिया इस पूरे मामले की दिशा को आगे बढ़ा सकती है, इस मामले की दिशा तय कर सकती है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे बिहार का। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा है हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट की। 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लंबे इंतजार के बाद अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट से उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है। पार्टी ने संगठन के पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी को मैदान में उतारा है। इस फैसले के बाद इस राजनीतिक गलियारों में काफी सवाल उठने लगे हैं और अटकलें तेज हो गई हैं। अब ये बोला जा रहा है कि आखिरकार कई बड़े दावेदार होने के बावजूद भी बीजेपी ने अभिषेक सिन्हा पर ही भरोसा क्यों जताया है। इसका जवाब पार्टी के संगठनात्मक, राजनीतिक, समाजीकरण, समीकरण और बांकीपुर के जातीय गणित में छुपा हुआ माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार के सबसे प्रतिष्ठित सीटों में गिनी जाती है। राजधानी पटना के केंद्र में स्थित इस सीट का राजनीतिक महत्व हमेशा से खास रहा है। इस सीट जो है ये सीट लंबे समय से बीजेपी के कब्जे में रही और हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन इसका प्रतिनिधित्व करते थे। अब उनके राज्यसभा जाने के बाद सीट खाली हुई, अब यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वे इस सीट पर अपना पारंपरिक वोट बैंक, राजनीतिक बढ़त दोनों को कैसे बरकरार रखे। अब इसी रणनीति के तहत पार्टी ने अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी को उम्मीदवार बनाया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण है बांकीपुर की जातीय समीकरण। इस विधानसभा क्षेत्र में कायस्थ समाज के मतदाता लगभग 14% बताए जाते हैं। बीजेपी लंबे समय से इस सामाजिक वर्ग में जो है सामाजिक वर्ग को मजबूती से पकड़ना चाह रही है, इसमें अपना पकड़ बनाना चाह रही है और पार्टी इस समीकरण को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं करना चाह रही है। अभिषेक सिन्हा स्वयं कायस्थ समाज से आते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि ये 14% वोट बैंक उनके पक्ष में अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि सिर्फ जातीय समीकरण ही नहीं, उनकी उम्मीदवारी का आधार ये और भी अलग चीजें भी मानी जा रही है। अभिषेक सिन्हा का संगठनात्मक सफर भी उन्हें अन्य दावेदारों से अलग पहचान दिलाता है। उन्होंने लगभग 27 वर्ष पहले बीजेपी में बूथ अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद मंडल मंत्री, मंडल महामंत्री, पटना महानगर युवा मोर्चा अध्यक्ष और वर्तमान में बीजेपी युवा मोर्चा बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे कई महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। चुनावी अभियानों, संगठन विस्तार और कार्यकर्ता नेटवर्क मजबूत करने में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। अब यही कारण है कि पार्टी नेतृत्व ने पहली बार ऐसे बड़े राजनीतिक बदलाव किए हैं, ऐसे चेहरे को जो है सीट पर उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, भरोसा जताया है। बीजेपी का यह फैसला एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। पार्टी ये दिखाना चाह रही है कि वर्षों तक संगठन के लिए मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को भी समय आने पर बड़ा अवसर दिया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस संगठन के निचले स्तर तक सकारात्मक संदेश जाएगा और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी इस जो है दायित्व उनको देने के बाद बढ़ेगा। अगर बांकीपुर विधानसभा सीट के जातीय गणना की, अगर जातीय समीकरण की
बात करें तो यहाँ चुनाव काफी दिलचस्प हो जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कायस्थ मतदाता वहां लगभग 14% हैं। इसके अलावा यादव करीब 12% हैं, मुस्लिम वोट वहां पर 9% है, चंद्रवंशी जो है 9% है, वैश्य 9%, दलित 8%, भूमिहार 8%, ब्राह्मण समाज जो है 7%, राजपूत 5%, कुर्मी वर्ग 5%, कुशवाहा 3% और अन्य समुदायों के मतदाता लगभग 11% माने जाते हैं। ऐसे में किसी एक समुदाय के वोट से यहां पर चुनाव जीता नहीं जा सकता। उम्मीदवार को विभिन्न सामाजिक वर्गों का व्यापक समर्थन हासिल करना यहां बेहद जरूरी हो जाता है। अब यही वजह है कि बीजेपी केवल जातीय समीकरण पर निर्भर रहने के बजाय संगठनात्मक मजबूती, बूथ प्रबंधन और पारंपरिक वोट बैंक को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि अभिषेक सिन्हा की लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका और मौजूदगी कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत तालमेल चुनाव में उसको लाभ पहुंचा सकता है। वहीं दूसरी ओर ये मुकाबला पूरी तरीके से त्रिकोणीय बनता जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी के सामने राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनौती बनकर सामने आए हैं। प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला और भी ज्यादा रोचक हो गया है। राजनीतिक विश्लेषक इस पर यह मानते हैं कि उनका प्रभाव शहरी और शिक्षित मतदाताओं के बीच देखने को मिल सकता है, जबकि आरजेडी भी अपने पारंपरिक वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश में जुटी हुई है। बांकीपुर का चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का उपचुनाव नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों की ताकत की परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। सीट को हर हाल में अपने कब्जे में बनाए रखने के लिए सभी पार्टी लगी हुई हैं, जबकि विपक्ष इसे सत्ता पक्ष के खिलाफ माहौल बनाने के अवसर के रूप में देख रहा है। उन्होंने अभिषेक सिन्हा के उम्मीदवार चुने जाने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। पर नमन किया है, क्या कहिएगा? आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है पार्टी की तरफ से। पार्टी की जिम्मेदारी मिली है तो काम करना है। हम लोग 26 वर्षों के कार्यकर्ता हैं, काम किए हैं। हम लोग काम के आधार पर वोट लेंगे। जमीनी स्तर पर रहे हैं, हमेशा से आपने वार्ड को भी देखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आप साए में रहे हैं, सब चीजें कैसा लग रहा है आपको, महसूस कैसा हो रहा है? अभी तो मैं कार्यकर्ता से मिल रहा हूँ। मेरे सभी जितने कार्यकर्ता, मेरे सभी अभिभावक भाई, बड़े भाई लोग आशीर्वाद लेने पहले हमको दीजिए। आज नवीन जी के पिताजी का भी आशीर्वाद आपने लिया? मेरे राजनीतिक गुरु थे। तो फिलहाल चुनाव प्रचार तेज होने के साथ राजनीतिक गतिविधियां भी लगातार बढ़ रही हैं। सभी दल अपने अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने, स्थानीय मुद्दों को उठाने और मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में प्रचार अभियान और भी अधिक और आक्रामक होने की संभावनाएं हैं। 23 जुलाई को होने वाले मतदान के बाद ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी का 14% वोट बैंक वाला दाव कितना सफल साबित होता है। संगठन के पुराने कार्यकर्ता अभिषेक सिन्हा जनता का विश्वास जीत पाते हैं या फिर विपक्ष इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में बाजी मार लेता है। वही खैर, खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लेकर चल रही चर्चा के बीच अब राजनीतिक बहस और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहली बार अपना विस्तृत रुख सार्वजनिक किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने परिसीमन बिल और महिला आरक्षण को लेकर 3 महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। इन मांगों के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या समाजवादी पार्टी अब परिसीमन बिल पर अपने रुख में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक ये आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है कि यदि सरकार उनकी मांगों को मान लेती है तो पार्टी बिल का समर्थन करेगी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर उनका यह बयान भविष्य की राजनीतिक रणनीति का संकेत हो सकता है तो उनको पार्टी की दिशा अलग हो सकती है। अखिलेश यादव ने अपनी पहली मांग ये रखी है कि परिसीमन की प्रक्रिया केवल लोकसभा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि उच्च सदन में भी सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि प्रतिनिधित्व का दायरा और भी व्यापक हो सके। उनका मानना है कि जनसंख्या और बदलते सामाजिक राजनीतिक समीकरणों के अनुसार प्रतिनिधित्व में संतुलन आवश्यक है। वहीं दूसरा उनका मांग यह है कि महिला आरक्षण से जुड़ी अखिलेश यादव ने यह कहा है कि महिला आरक्षण का लाभ केवल सामान्य श्रेणी तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडी यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं और अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण का उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वहीं उनका तर्क यह भी है कि सामाजिक न्याय तभी संभव होगा जब समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को समान अवसर प्राप्त होगा।
तीसरी मांग उनकी यह है कि महिला आरक्षण को भविष्य के लिए टालने के बजाय वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ही लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यदि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में वास्तविक अवसर देना होता तो इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। उनके अनुसार 2027 में महिला आरक्षण लागू होने पर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व दोनों बढ़ेगा। अखिलेश यादव की इन मांगों के बाद राजनीतिक विश्लेषकों के बीच भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि समाजवादी पार्टी ने परिसीमन के मुद्दे पर पूरी तरीके से विरोध की नीति अपनाने के बजाय अब शर्तों के साथ बातचीत का खुला रास्ता चुना है। हालांकि ये केवल राजनीतिक विश्लेषण नहीं है। समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक ऐसी कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है कि मांगों को पूरी तरीके से पार्टी बिल के समर्थन में मतदान करेगी, ऐसा पार्टी नहीं कह रही है। उधर राजनीतिक हलकों में भी ये चर्चा तेज हो गई है कि केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ा सकती है। पिछले कुछ समय से विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन प्रक्रिया को लेकर संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने अपनी इस संबंध में अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव संसद में आते हैं तो विपक्षी दलों की भूमिका काफी अहम हो जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी का रुख राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकता है। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में इस मुद्दे पर सीधा असर भविष्य की चुनावी राजनीति पर पड़ सकता है। फिलहाल अखिलेश यादव की 3 मांगों ने राजनीतिक बहस को जरूर तेज कर दिया है। अगर इनकी मांगों को केंद्र सरकार पूरी करती है तो इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आने वाले चुनाव में क्या समीकरण सामने आ सकते हैं, क्या पार्टी इस बिल का समर्थन कर सकती है। तो परिसीमन बिल पर अखिलेश यादव ने अपनी 3 शर्तें रख दी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन मांगों पर कोई प्रतिक्रिया देती है या फिर ये मांगे सिर्फ कागजों में दबकर रह जाती हैं। अखिलेश यादव ने खुलकर बोला है कि यदि ये उनकी 3 शर्तें अगर सरकार मानती है परिसीमन बिल लाने के लिए तो वे परिसीमन बिल का समर्थन कर सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे समाजवादी पार्टी का रुख क्या होता है परिसीमन बिल को लेकर। TV7 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।